शहर से दूर जंगल में एक छोटी सी बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी और वो ग्रासहोपर्स पकड़ रही थी। तभी वो देखती है कि दूर से एक बड़ा सा आदमी उसकी तरफ चला आ रहा है। उसे समझ नहीं आता कि इस जंगल में ये कौन आदमी आ रहा है। वो धीरे धीरे उसके करीब आकर हेलो कहता है, पर वो बच्ची कहती है कि मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती। वो कहता है कि तुम सही कह रही हो, पर मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और वो ग्रासहोपर्स पकड़ने में उसकी हेल्प करने लगता है और इस तरह दोनों की बातचीत शुरू होती है। लड़की अपना नाम वेन बताती है और आदमी अपना नाम लेनर्ड बताता है। वेन बताती है कि वो अपने दोनों डैडी एरिक और एंड्रयू के साथ इस जंगल में रहती है। तब लियोनार्ड को पता चलता है कि यहाँ तो एक गे कपल रहता है और शायद ये उनकी अडॉप्टेड गर्ल हो सकती है। बातचीत करते करते लियोनार्ड बार बार जंगल की तरफ देखता है, जैसे कि उधर कोई चीज हो। तभी वेन देखती है कि उधर से 3 और लोग उसकी तरफ आ रहे हैं और उनके हाथों में अजीब तरह के हथियार हैं। लेनर्ड बताता है कि मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ और हम चारों को एक बहुत अहम काम करना है। ये दुनिया का सबसे अहम काम होगा। वेन को यह सब बहुत अजीब लगता है और वो तुरंत उठकर अपने घर में जाने लगती है। लेनर्ड कहता है कि हम एक बहुत जरूरी काम से यहाँ आए हैं और तुम अपने डैड से कहो कि वो हमें अंदर आने दे। वेन जल्दी से दरवाजा बंद करती है और वो तुरंत अपने डैड्स को बताती है कि कुछ लोग हमारे घर के अंदर आना चाहते हैं और उनके पास कुछ हथियार भी हैं। आप लोग दरवाजा मत खोलिएगा। तभी दरवाजा नॉक होना शुरू होता है और बाहर से लियोनार्ड बोलता है कि हम लोग यहाँ बहुत जरूरी काम से आए हैं। मैं आपकी बेटी वेन से मिल चुका हूँ। आप दरवाजा खोलिए, हम अंदर आकर आपसे बात करना चाहते हैं। एंड्रयू बाहर झांक कर देखता है कि एक बड़ा सा आदमी और उसके साथ 3 और लोग जिनके हाथों में अजीब से हथियार हैं। एरिक कहता है कि हम लोग यहाँ वैकेशन पर आए हैं और कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहते। लियोनार्ड कहता है कि हम लोग थोड़ी जल्दी में हैं, आप लोग प्लीज दरवाजा खोलिए वरना हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। एंड्रयू के पास गन होती है, लेकिन अभी वो घर के बाहर गाड़ी में होती है और यहाँ पर कोई नेटवर्क भी नहीं आता और इन लोगों ने टेलीफोन्स के वायर को भी काट दिया होता है, जिससे ये लोग मदद के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते। और अब वो चारों लोग दरवाजा और खिड़कियां तोड़कर जबरदस्ती अंदर आने लगते हैं। इसी भाषण में एरिक के सिर पे चोट लग जाती है। वो चारों मिलकर एरिक और एंड्रयू को कुर्सियों पर बांध देते हैं। उनके साथ जो 2 लड़कियां आई होती हैं, उनमें से एक एंड्रयू की मरहम पट्टी करने लगती है और बाकी के लोग घर की साफ सफाई और चीजों को ठीक करने में लग जाते हैं। एंड्रयू कहता है कि हम लोग एक गे कपल हैं, इसलिए तुम लोग हमें यहाँ परेशान करने आए हो। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे गे होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें तो यहाँ आने से पहले पता भी नहीं था कि यहाँ एक गे कपल रहता है, लेकिन हमारा यहाँ आना तय था। लियोनार्ड कहता है कि सब लोग यहाँ आ जाओ, अब टाइम हो चुका है। एरिक और एंड्रयू घबरा जाते हैं। फिर बारी बारी से वो चारों अपना परिचय देना शुरू करते हैं। सेब्रीना बताती है कि वो साउथ कैलिफोर्निया से एक नर्स है। लियोनार्ड शिकागो से एक सेकेंडरी टीचर है। उसके बाद रेडमंड काफी घबराया हुआ और जल्दीबाजी में होता है। वो कहता है कि पहले ही काफी वक्त बर्बाद हो चुका है, लेकिन लियोनार्ड कहता है कि इनको पता होना चाहिए कि हम लोग कौन है। फिर वो अपना परिचय देता है। वो मेडफर्ड से है और एक गैस कंपनी में काम करता है और किसी आग और धमाकों को होने से रोकता है। फिर एड्रिन बताती है कि वो एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट में एक कुक थी। अब लियोनार्ड कहना शुरू करता है कि हम चारों यहाँ पर एक तबाही को रोकने आए हैं और इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए और ये दुनिया बचेगी या खत्म होगी ये तुम तीनों तय करोगे। कयामत को रोकने के लिए तुम्हें अपनी मर्जी से तुम तीनों में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी और ये फैसला लेने के बाद तुमने जिसे चुना उसे मारना होगा और अगर तुम कुर्बानी देने में नाकाम हुए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम तीनों को तो कुछ नहीं होगा, पर बाकी की दुनिया 7 बिलियन लोग मारे जाएंगे और तुम सब कुछ खत्म होते अपनी आंखों से देखने के लिए जिंदा रहोगे और इस बंजर और वीरान प्लेनेट पर अकेले रह जाओगे अनंत काल के लिए। एंड्रयू कहता है कि ये लोग पागल हैं और किसी सुसाइड कल्ट का हिस्सा है। फिर वो कहते हैं कि हम तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं आए हैं और तीनों में से किसकी कुर्बानी देनी है ये हम तय नहीं कर सकते। ये फैसला तुम्हारा होना चाहिए। इन सब में से रेडमंड काफी परेशान और घबराया हुआ दिखाई देता है और एड्रिन बार बार उस हथियार की तरफ देख देख कर परेशान हुए जा रही थी। फिर लियोनार्ड कहता है कि अगर तुम कुर्बानी नहीं दोगे तो जो होने वाला है वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। हम सबको विजन्स आए थे, हम चाह कर भी वो विजन्स रोक नहीं पाए। पहले 2 शहर डूबेंगे, समुद्र उफान पर आएगा और आसमान को छुएगा और सभी बिल्डिंग्स और लोगों को डुबाएगा और गहराइयों में ले जाएगा। फिर एक जानलेवा प्लेग फैलेगा, लोग बुखार में तपेंगे, सांस लेना दुश्वार हो जाएगा, आसमान धरती पर गिरकर किसी कांच की तरह बिखर जाएगा और भयानक आग की बरसात होगी। पूरी इंसानियत पर सदा के लिए अंधेरा छा जाएगा। ये होना तय है और हमें दिखाया गया कि कुर्बानी ही ये होने से रोक सकती है। एंड्रयू कहता है कि तुम सब लोग पागल सनकी हो जो तबाही की बात करते हो। एरिक कहता है कि ऐसे सपने आने के कई मतलब हो सकते हैं। लियोनार्ड कहता है कि तुम्हारी हर एक ना के बदले हम इंसानियत को प्लेग के तौर पर पापों की सजा देंगे, क्या तुम फैसला लोगे? एरिक और एंड्रयू अपना सिर ना में हिलाते हैं। अब चारों अपने हाथों में हथियार उठा लेते हैं और रेडमंड सामने आकर खड़ा होता है। ये तीनों काफी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये लोग क्या करने वाले हैं।
एड्रियन वेन को उठाकर एंड्रयू की गोद में दे देती है। अब रेडमंड बहुत घबराए हुए अपने दोनों घुटनों पर बैठा है और कहता है कि मेरी तरफ देखते रहना, चाहे कुछ भी हो, अपनी नजर मुझ पे रखना। और वो अपने फेस को एक सफेद कपड़े से ढक देता है। वो रोते हुए और घबराए हुए कहता है, इंसानियत का फैसला अब हो चुका है। और वो तीनों अपने हथियार से। रेडमंड अब नहीं रहा। कहानी पास्ट में जाती है जब एरिक और एंड्रू वेन को अडॉप्ट करने हॉस्पिटल में गए थे। वो दोनों बहुत खुश थे और दिखता है कि इन तीनों में काफी गहरा प्यार है, पर दुनिया एक गे कपल को काफी गलत तरीके से ट्रीट करती है। इसलिए ये तीनों ज्यादातर अकेले ही रहना पसंद करते हैं और काफी मुश्किलों के बाद भी ये तीनों कभी अलग नहीं हुए। अब प्रेजेंट में रेडमंड के खत्म होने के बाद लियोनार्ड उल्टी करने लगता है। फिर वो लोग उसकी बॉडी को बाहर रख के साफ सफाई कर देते हैं। लियोनार्ड अब टीवी ऑन करता है और सबको देखने को कहता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि अल्यूशन आइलैंड पर एक भूचाल आया हुआ है। सुनामी हवाई आइलैंड के तटीय क्षेत्रों से टकरा गया है और वहां घरों को खाली करवाया जा रहा है। फिर पैसिफिक में आए दूसरे सुनामी के बारे में दिखाया जाता है जिसमें काफी लोग अचानक से मारे जाते हैं। रेडमंड, सेब्रीना और एड्रियन को यकीन नहीं होता, उन्होंने भी अपने विजन्स में यही सब देखा था। लियोनार्ड कहता है कि अपने दिल पर पत्थर रखकर कल सुबह दुनिया बचाने के लिए कुर्बानी देने के बारे में सोचना, या तो एक बार फिर अनंत अंधेरी रात की तरफ बढ़ने का फैसला करना। लेकिन आज रात तक हम तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे और तुम्हें वक्त देंगे कि तुम इस बारे में आपस में बात कर सको। एंड्रू कहता है कि भाड़ में जाओ तुम लोग, चाहे दुनिया खत्म भी हो जाए तो भी हमारा जवाब ना रहेगा। लेकिन एरिक कुछ सोच रहा होता है और कुछ नहीं बोलता। फिर सेब्रीना एरिक को रूम में ले जाकर फिर से उस चोट पर मरहम पट्टी करती है और बताती है कि मुझे भी इन सब चीजों पर यकीन नहीं था, पर फिर अचानक से मुझे बार बार यही सपना आने लगा। ये सारे हथियार भी उसी विजन्स के हिसाब से ही हमने बनाया है। फिर एंड्रू एरिक से धीरे से कहता है कि ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये भूकंप 4 घंटे पहले आया था। इन लोगों के यहाँ आने से पहले ही लेनर्ड कई बार अपनी घड़ी देख चुका है। वो ये सब सोच समझ कर रहे हैं। वो तुम्हें अकेले में ले जाकर तुमसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उनकी बातों में मत आना। तभी वेन घर से बाहर जाकर पेड़ों में छुप जाती है। वो बाहर जाकर किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती है, लेकिन लियोनार्ड आकर उसे ढूंढ लेता है और फिर से घर के अंदर लेकर चला आता है। वो कहता है कि तुम डर गई हो वेन, हम भी डरे हुए हैं। एंड्रू कहता है कि उसे छोड़ दो, मैंने उसे जाने के लिए कहा था। फिर एंड्रू को कुछ याद आता है। वो कहता है कि रेडमंड वही बार वाला बंदा है। एडिन पूछती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एरिक कहता है कई साल पहले बोस्टन में एक आदमी ने एंड्रू पर हमला किया था। उसे कुछ साल के लिए जेल हुई थी, लेकिन उसका नाम ओबैनन था। यह सुनकर एड्रिन को डाउट होने लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा। वो कहती है कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता और उसी ने हमें इन विजन्स के बारे में बताया। तब हमें भी आना शुरू हुए। कुछ तो गड़बड़ है। एरिक कहता है कि ये वही बंदा है जिसके वजह से मैं सालों से सदमे में रहा। ये वही है, बस वजन बढ़ गया है और दाढ़ी बढ़ गई है। ये तुम में से एक है। उसका वॉलेट लेकर आओ, फिर पता चल जाएगा कि उसका नाम रेडमंड नहीं है। लियोनार्ड कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका नाम क्या है। विजन्स हम सभी को आए थे। हमें हमारे यहाँ आने का मकसद पता है। तुम सब सो जाओ, कल सुबह का सूर्योदय शायद हम सब के लिए आखिरी होगा। सुबह होती है और तीनों घर के काम में लगे होते हैं। एड्रिन वेन को खाना खिलाती है और प्यार से बात करती है। एंड्रयू उन तीनों को अपनी बातों में उलझाए हुए था। तभी वेन चुपके से एरिक के हाथों में एक चाकू पकड़ा देती है। लियोनार्ड कहता है कि तुम्हारे पास चुनाव का मौका है, मैं दबाव नहीं डाल रहा, पर तुम्हें जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। फिर एड्रिन रोते हुए कहने लगती है कि अगली बारी मेरी है, तो अब सब तुम पर है दोस्त, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। एरिक कहता है तुम इसी वक्त यहाँ से जा सकती हो, ये सब झूठ है। लेकिन एड्रिन कहती है कि मेरा एक बेटा है, अगर तुमने जल्दी फैसला नहीं लिया तो वो भी इस दुनिया के साथ मारा जाएगा। उसका नाम चार्ली है, उसे पैनकेक्स बहुत पसंद है। वो दोनों ना में सिर हिलाते हैं। एड्रिन अब सामने आकर घुटनों पर बैठ जाती है और अपने फेस को व्हाइट कपड़े से ढकने लगती है। उन दोनों को लगता है कि ये लोग फिर से वही पागलपन करने जा रहे हैं। वो दोनों अपने हाथों में बंधी हुई रस्सी को भी खोल रहे होते हैं। एड्रिन आखिरी बार कहती है इंसानियत का फैसला हो चुका है। लियोनार्ड उसकी बॉडी को दूसरे कमरे में ले जाकर रख देता है और कहता है देखना, अब लाखों लोग मारे जाएंगे, हमने दूसरा प्लेग फैला दिया है। और वो सेब्रीना से टीवी चलाने को कहता है। न्यूज में दिखता है कि कई देशों में X9 वायरस फैल चुका है। 10 साल और कम उम्र के बच्चे तेजी से इस वायरस से मर रहे हैं। एरिक को थोड़ा थोड़ा इस पर यकीन होने लगता है। तभी एंड्रू कहता है कि ये सब बकवास है, मैं कई महीनों से इस वायरस के बारे में पढ़ रहा हूँ। इन्हें सब पता है कि कौन सी न्यूज कब आने वाली है, इसलिए ये बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। तभी वेन चिल्लाना शुरू कर देती है। इधर इन दोनों ने अपनी रस्सियां खोल ली थी
थी। एरिक और वेन उनको उलझाए हुए थे और एंड्रयू चुपके से बाहर गाड़ी की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके पीछे सबरीना भी आ जाती है और अपने हथियार से उसके पैर पर हमला कर देती है और कहती है कि मैंने बस तुम्हारे पैर पर मारा है ताकि तुम कहीं भाग ना पाओ। लेकिन एंड्रयू उसके आंखों में धूल फेंककर जल्दी से गाड़ी में पड़े गन को असेंबल करने लगता है और वो हवा में एक फायर करता है। सबरीना डर कर घर के अंदर चली जाती है। इधर लियोनार्ड अभी भी एरिक को समझा रहा होता है कि तुम्हारे परिवार को शायद इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारी फैमिली का आपस में प्यार सच्चा है। तभी एंड्रयू आकर लियोनार्ड पर गन तान देता है और कहता है कि मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। लियोनार्ड बस कहता है कि अगली कुर्बानी का वक्त आ गया है, क्या तुम चुनाव करने वाले हो? तभी सबरीना चिल्लाते हुए भागकर अंदर आती है और इसी हड़बड़ाहट में एंड्रयू से सबरीना के ऊपर गोली चल जाती है और वो फर्श पर गिर जाती है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही होती है। लियोनार्ड उसके फेस को व्हाइट कपड़े से ढककर फिर से पूछता है, क्या तुम कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? फिर से दोनों ना में जवाब देते हैं। तब लियोनार्ड सबरीना को इधर एंड्रयू रेडमंड की बॉडी के पास जाकर उसका वॉलेट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये वही बार वाला बंदा है जिसका नाम ओबैनन है और उसका वो कार्ड लेकर लियोनार्ड को दिखाता है और कहता है कि तुम सब एक प्लान बनाकर यहाँ हम सबको टॉर्चर करने आए हो। वो लियोनार्ड पर गन तानकर उसे बाथरूम में जाने को कहता है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर है, लेकिन ये लोग भी किसी गाड़ी से आए होंगे, हम इनकी गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन तभी बाथरूम से खिड़की तोड़ने की आवाज आती है। इनको लगता है कि शायद लियोनार्ड खिड़की तोड़कर बाहर चला गया है और हम जब बाहर जाएंगे तो ये हमें फिर से पकड़ लेगा। एंड्रयू बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखता है तो खिड़की टूटी हुई थी। फिर वो पर्दों के पीछे देखने जाता है। तभी लियोनार्ड पर्दा समेत एंड्रयू पर कूद जाता है और उसकी गन छीनकर उस पर तान देता है। एंड्रयू कहता है कि तुमने कहा था तुम हमें मारोगे नहीं। लियोनार्ड कहता है कि सही कहा, लेकिन मैं तुम्हारे टांग पर गोली मार सकता हूँ ताकि तुम यहाँ से भाग ना पाओ। अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो टीवी चलाओ और देखो जो हमने कहा था वो हो रहा है कि नहीं। एरिक तुरंत टीवी ऑन कर देता है। न्यूज आ रही होती है कि अचानक से कई देशों में प्लेन्स आसमान से धरती पर गिरकर क्रैश हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है और प्लेन्स का गिरना नहीं रुक रहा। तब एरिक को लियोनार्ड की कही हुई बात याद आती है, आसमान फटकर धरती पर टूटे कांच की तरह फैल जाएगा और आग की भयानक बरसात होगी और पूरी इंसानियत पर सदा के लिए अंधेरा छा जाएगा। न्यूज में बताया जाता है कि अभी तक 700 प्लेन्स क्रैश हो चुके हैं। ये किसी तरह का साइबर अटैक हो सकता है। न्यूज लाइव चल रही थी और ये सब लियोनार्ड अपने विजन में कई बार देख चुका था। अब लियोनार्ड टीवी के पास आकर न्यूज एंकर जो बोलने वाली थी वो सब उसके पहले ही बोलने लगता है। ये देखकर एरिक और वेन को लियोनार्ड की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है। तभी एंड्रयू टीवी तोड़ देता है और कहता है, तुझे कैसे पता वो क्या बोलने वाली है? कहीं ये सारी कहानी तेरी लिखी हुई तो नहीं है? तू बस अपने गाड़ी की चाबी दे, मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन एरिक को अब लियोनार्ड की बातों पर यकीन होने लगा था, लेकिन अभी भी वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं थे। लियोनार्ड कहता है कि क्या तुम लोग बाहर आ सकते हो? ये आखिरी काम मैं बाहर करना चाहता हूँ। एंड्रयू पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो लियोनार्ड? लियोनार्ड बाहर चेयर पर बैठकर अपने शू में से एक चाकू निकालता है और कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम सबके पास कुछ ही मिनट बचेंगे, इस दुनिया को बचा लो। एरिक तुरंत वेन को सामने वाले ट्री हाउस में जाकर बस चुपचाप हेडफोन्स में म्यूजिक सुनने को कहता है। लियोनार्ड कहता है कि मुझे बच्चों को सिखाना पसंद था क्योंकि तुम जो कहो वो बच्चे मान जाते हैं, इसलिए तुम्हें होशियार रहना होता है। शायद मेरा सिखाया हुआ बच्चा दुनिया के लिए कुछ करेगा। वो आखिरी बार पूछता है, क्या तुम दुनिया को बचाने के लिए फैसला लोगे? एरिक और एंड्रयू कोई जवाब नहीं देते। लियोनार्ड आखिरी बार कहता है, इंसानियत का फैसला हो चुका है। एरिक और एंड्रयू बस देखते रह जाते हैं। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजलियां कड़कने लगती है। एरिक कहता है कि अभी भी कुछ मिनट बचे हैं। अब मुझे महसूस हो रहा है शायद सब कुछ पहले से लिखा हुआ था। एंड्रयू बस कहता है कि हम लोग अभी यहाँ से निकल जाते हैं। एरिक कहता है कि ये वेन के लिए कैसी जिंदगी होगी। उन्होंने हमें निशाना नहीं बनाया, वो बस हमें राह दिखाने आए थे ताकि हम उन्हें जान सके। उन्होंने हमें इंसानियत का हर पहलू दिखाया। रेडमंड ने बदनीयत, एड्रिन ने परवरिश, सबरीना ने जख्म भरे, लियोनार्ड ने राह दिखाई। वो कयामत के 4 घुड़सवार थे। हमें उन्हें मरते देखना था, उनकी कमी महसूस करनी थी। एंड्रयू कहता है, हम उनके लिए अपनी कुर्बानी क्यों दें? एरिक कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है और मैंने सच को कबूल कर लिया है। एंड्रयू कहता है कि मार दो मुझे। एरिक कहता है कि नहीं, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। जो मेरे दिल में खूबसूरत यादें हैं मैं देख पा रहा हूँ और मैं इन यादों के साथ ही मरना चाहता हूँ। एंड्रयू रोने लगता है। एरिक कहता है कि मैं अपनी बेटी का भविष्य देख पा रहा हूँ। वो बिल्कुल वैसी ही जी रही है जैसे जीना चाहती थी। तुम उसके साथ हो, ऑफिस लॉक कर रहे हो और डिनर पर जा रहे हो। और तब इसके बाद एंड्रयू अब वेन को लेने आता है। वेन कहती है कि क्या डैडी एरिक ने सबको बचा लिया, और वो दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद उस घर में आग लग जाती है और अब वो दोनों उस गाड़ी में आ जाते हैं जिसमें वो चारों आए थे। वो पास के एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। वहाँ न्यूज चल रही है। उसमें दिख रहा है कि अब सब तरह का खतरा टल गया है। प्लेन्स भी गिरना बंद हो चुके हैं, लेकिन जो नुकसान हो चुका है वो पूरा नहीं किया जा सकता। लोग अब चैन की सांस ले रहे थे। एंड्रयू और वेन गाड़ी में आकर उन चारों की आइडेंटिटी देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो चारों सच कह रहे थे। हर एक ना के बदले वो चारों एक एक
करके अपनी कुर्बानी दे रहे थे ताकि कयामत को थोड़ी देर के लिए टाला जा सके। वो हर बार अपनी कुर्बानी देकर थोड़ा समय खरीद रहे थे। ये कहानी थी नॉक एट द केबिन की। इसके डायरेक्टर हैं एम नाइट श्यामलन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ये एक न्यू चैनल है, अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ।